हेलो व्यूअर्स, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और डॉन वर्चुअल एकेडमी के एक नई वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर बेसिक सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनर को। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल डॉन वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिटर्मिनर्स को डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये क्या फंक्शन देते हैं। फिर इसके बाद डिटर्मिनर्स के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मसलन आर्टिकल्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, पोजेसिव्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, नंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं और इंटरोगेटिव्स हैं। तो ये एक एक जो मुख्तलिफ यहाँ पर पॉइंट से डिटर्मिनर्स की जो किस्में हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा हमारा ये लेक्चर लेंथी होगा, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो की किसी स्पेसिफिक पार्ट में जाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। Determiners are words placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to. Noun से पहले ये लगाए जाते हैं डिटर्मिनर्स, और ये नाउन को स्पेसिफाई करता है, ये उसको क्लियर बनाता है, उसके मानी में इजाफा करते हैं। यानी मतलब ये कि ये एजेटिव की तरह होते हैं, जिस तरीके से एजेटिव्स नाउन की मानों में इजाफा करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई थी, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एजेटिव को मैंने एक कैटेगरी में रख दिया था। वो इसलिए कि जो एजेटिव्स होते हैं ये नाउन के मानी में इजाफा करते हैं। तो इस तरह डिटर्मिनर्स बिल्कुल एजेटिव्स की तरह वो काम करते हैं। जो एजेटिव्स का होता है कि ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और ये नाउन की मानी को क्लियर बना देते हैं, उसको स्पेसिफिक बना देते हैं। दे मेक द मीनिंग ऑफ ए नाउन फ्रेज मोर स्पेसिफिक। नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, उसके मानी को स्पेसिफिक बना देते हैं, और ये नाउन से या नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द वर्ड हाउस प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। अगर यहां पर हम एक वर्ड यूज करें हाउस, तो हाउस हमें कुछ मालूमात देते हैं कि इसकी मानी घर के हैं। प्रीसीडिंग इट विद ए डिटर्मिनर एड्स मोर। जब हम उससे आगे, ये हाउस से आगे अगर कोई डिटर्मिनर लगाते हैं तो ये उसकी मानी में इजाफा करता है। मसलन इस हाउस से अगर आगे मैं मई लगाऊं, मई हाउस, तो इसका मतलब है नॉट एनी हाउस बट माइन। देखिए, ये हाउस का मतलब है कोई भी घर, किसी का भी घर हो सकता है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि मई हाउस, तो इसका मतलब है कि हर कोई घर नहीं बल्कि मेरा घर। इसके साथ अगर मैं हाउस से पहले एक और भी डिटर्मिनर लगाऊं, मसलन माई फर्स्ट हाउस, तो इसका मतलब है कि आई हैव हैड मोर देन वन हाउस बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ दीज। ये जो मुख्तलिफ घर हैं मेरे, एक घर नहीं है, एक से ज्यादा है, और इन घरों में जो मेरा पहला घर है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर हाउस के बाद मई हाउस ने किस तरह उसकी मानी में इजाफा किया। फिर इसके बाद मई फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट लगाने से इसने मई हाउस में भी इजाफा किया। इस तरह अगर हम मजीद आगे जाए कि मई फर्स्ट लार्ज हाउस, इसका मतलब है आई हैव हैड सेवरल हाउसेस एंड इन फैक्ट आई हैव हैड सेवरल लार्ज हाउसेस। सिर्फ घर ही नहीं, मेरे कई घर हैं और बड़े बड़े घर हैं। आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट माई फर्स्ट हाउस बट अबाउट माई फर्स्ट लार्ज हाउस। मेरा सिर्फ पहला घर नहीं बल्कि पहला वो घर जो सबसे बड़ा घर है। तो यहां पर देखिए, इन एग्जाम्पल का मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको समझाया जाए कि किस तरह ये एक वर्ड नाउन, ये वर्ड हाउस जो है ये नाउन है, इस नाउन से आगे डिटर्मिनर बढ़ाने से किस तरह उसकी मानी में इजाफा हो रहा है। तो ये मई, यहां पर फर्स्ट, यहां पर ये मई, फर्स्ट और लार्ज, ये सारे एज ए डिटर्मिनर यूज हुए हैं, और ये देखिए ये नाउन से पहले इस्तेमाल हुए हैं। The determiner used in each of the above example give more information about the thing being referred to.
وہ چیز کیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ وہ ہاؤس ہے، وہ ناؤن ہاؤس ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مئی اور فرسٹ اور یہ لارج یہاں پر یہ سارے اس ناؤن کی معنوں میں اضافہ کر رہے ہیں. تو ڈٹرمنر کا بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے، اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ناؤن سے پہلے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ناؤن کی معنوں میں اضافہ کرنا ہے. اب اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے مختلف ٹائپس آف ڈٹرمنرز کو، اور اس میں جو ہمارے پاس امپورٹنٹ قسم ہے وہ ہے آرٹیکل. پھر یہاں پر دیکھیے، یہاں پر میں نے لکھا ہے B1. B1 کا مطلب ہے کہ یہ جو مختلف ٹائپس ہیں اس میں یہ پہلی قسم ہے ہمارے پاس ڈٹرمنرز کا، آرٹیکلز. اور آرٹیکلز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے اس کو میں نے 2-3 سلائیڈز میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. There are two types of articles, indefinite and definite articles. 2 قسم کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، ایک کو indefinite article کہتے ہیں اور دوسری جو قسم ہے اس کو definite articles کہتے ہیں. indefinite article وہ جو ہے وہ ہمارے پاس a یا n ہے. The word a is used before nouns that start with a consonant sound. اے ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں کوئی بھی ایسا ناؤن ہے، ورڈ ہے جس کا سٹارٹ کانسوننٹ لیٹر سے شروع ہوتا ہے، کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں. صرف لیٹر کی بات نہیں بلکہ یہاں پر ساؤنڈ پر میں بہت زیادہ ایمفیسس کروں گا، کیونکہ بات صرف لیٹر کی نہیں ہوتی بلکہ ساؤنڈ کی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ساؤنڈ اس لیٹر کا جس لیٹر سے وہ ناؤن شروع ہوتا ہے وہ کانسوننٹ ہے تو اس سے پہلے ہم اے لگاتے ہیں. The word n is used before nouns that start with a vowel sound. اور بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ہمارے پاس کسی ناؤن کا جو سٹارٹ لیٹر ہے اس کا ساؤنڈ واول ہے تو پھر اس سے آگے ہم n لگاتے ہیں، n. یہاں پر اس چیز کو، یہ جو ساؤنڈ ہے اور لیٹر ہیں، کانسوننٹ ساؤنڈ یا واول ساؤنڈ، اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. The word a is used before words that start with a vowel but sound as if they start with a consonant. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ناؤن ہے ہمارے پاس جس کا سٹارٹ واول سے ہو رہا ہو، یعنی A-I-O-U. تو یہ 5 جو لیٹرز ہیں یہ ہمارے پاس واول ہیں، یہ واول کا ساؤنڈ دیتے ہیں. تو کوئی ایسا ورڈ ہے جو سٹارٹ اس کا واول سے ہوا ہے لیکن ساؤنڈ اس کا کانسوننٹ ہے، تو ہم نے ساؤنڈ کو فالو کرنا ہے کہ اگر اس کا ساؤنڈ کانسوننٹ ہے تو ہم کیا لگائیں گے؟ ہم اے لگائیں گے. بالکل اسی طرح دی ورڈ an or n is used before words that start with a consonant but sound as if they start with a vowel. ہمارے پاس ناؤن ایسا ہے کہ جس کا جو سٹارٹ لیٹر ہے وہ کانسوننٹ ہے لیکن اس کا جو سٹارٹ ساؤنڈ ہے وہ واول ہے، تو وہاں پر ہم n لگائیں گے. مثال یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے a unique experience. اب یہاں پر دیکھیں اس یونیک کو UNIQ یونیک، اس میں یو جو ہے یہ واول لیٹر ہے لیکن ساؤنڈ اس کا کیا ہے؟ یونیک. دیکھیے وائی ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر یونیک سے ہم AN پہلے، اس سے پہلے AN نہیں لگا سکتے. n یونیک ایکسپیرینس غلط ہوگا بلکہ a unique experience. یونیک starts with a vowel. دیکھیے یہ واول سے سٹارٹ ہو رہا ہے but this is sounded as a y so a is used. یہاں پر یہ یو جو ہے یہ وائی کی طرح ساؤنڈ دے رہا ہے، وہ جو الف آ ساؤنڈ ہے وہ اس میں نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ واول ساؤنڈ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اے استعمال ہوا ہے. اب یہاں پر اسی ایگزامپل کے ساتھ ریلیٹڈ وہ n والا ایک ایگزامپل ہے an honest man. honest starts with consonant h. دیکھیے یہاں پر h جو ہے یہ کانسوننٹ ہے but this is not sounded. یہ ایچ جو ہے ایچ کی ساؤنڈ جو ہے وہ سائلنٹ، جس کو سائلنٹ کہتے ہیں. ایچ از اے سائلنٹ لیٹر، یہ سائلنٹ ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آنیسٹ یعنی او والا ساؤنڈ یعنی واول والا ساؤنڈ آتا ہے، تو اس لیے یہاں پر آنیسٹ سے پہلے کیا استعمال ہوتا ہے؟ این استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ اے اور این جو ہمارے پاس انڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں اس کو
हम कैसे यूज करेंगे, हमने साउंड को फॉलो करना है कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है तो हम ए लगाते हैं, अगर साउंड वावल का है तो वहां पर हम एन लगाते हैं, और यहाँ एग्जांपल भी हमने बयान किया। फिर इसके बाद हम इसी इंडिफिनिट आर्टिकल को यूज कैसे करेंगे, किस चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। द इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड एज फॉलोज। यहाँ पर ये यूज है, यहाँ पर इसकी तरफ ये एग्जाम्पल्स हैं या इलिस्ट्रेशन है या एग्जाम्पल। टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम किसी चीज को, किसी नाउन को पहले मर्तबा मेंशन करें, उसकी तरफ इशारा करें, तो वहां पर हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, आई बॉट अ बुक ऑन द वे टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक किताब खरीदी, तो किताब की बात मैंने पहले नहीं की है, तो इसलिए पहली मर्तबा जब मैं किताब के बारे में बात करूंगा तो यहां पर मैं ए इस्तेमाल करूंगा। तो टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं। या मिसाल के तौर पे अगर ऐसा यहां पर कोई नाउन है जो वावल से शुरू होता है, तो वहां पर हम एन इस्तेमाल करेंगे। टू रेफर टू वन ऑफ ए टॉय, मिसाल के तौर पे आई सॉ एन एलिफेंट टुडे, मैंने एलिफेंट देखा, आज मैंने हाथी देखा। तो एलिफेंट जो है ये इस टाइप में कोई एक एलिफेंट आपने देख लिया। या मसलन यहाँ पर आसिम इज अ डॉक्टर, डॉक्टर बहुत सारे हैं, यानी ये एक क्लास है आप उसको कह सके, उसमें से आसिम भी ये एक डॉक्टर हैं। तो इसमें टाइप में किसी एक की तरफ रेफर करना, इसकी तरफ इशारा करने के लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं। मसलन आसिम इज अ डॉक्टर या आई सॉ एन एलिफेंट टुडे वगैरह। When it is not possible to be more specific, जब हमें स्पेसिफिक, हमारे लिए स्पेसिफिक होना पॉसिबल नहीं होता, और वो क्यों? Perhaps due to lack of information, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं होती ताकि हम मालूमात नहीं होती ताकि हम स्पेसिफिक अपने आप को बना सके। तो स्पेसिफिक होना जब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पर हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आई सॉ ए जगलर एट द मार्केट टुडे, मैंने मार्केट में जगलर देखा, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि वो किस किस्म का आदमी है, कौन है, कहां से आया है, तो इसलिए यहां पर जगलर से पहले ए इस्तेमाल किया गया है। या अ फ्रेंड ऑफ योर्स अरेंज फॉर यू व्हेन यू आर आउट, जब तुम घर से निकले या यहां से निकले तो आपके एक दोस्त ने आपके लिए कॉल की थी, आपके लिए फोन किया था। तो ये आपका कौन सा फ्रेंड था? मसलन अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि आपके किसी दोस्त ने कॉल किया था, तो किसी दोस्त का मतलब ये है कि मैं आपके उस दोस्त को नहीं जानता, तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपने आप को स्पेसिफिक बना दूं। अगर मुझे पता होता कि आसिम ने फोन किया है, तो फिर मैं आपको बताता कि आसिम ने आपके लिए फोन किया था, मैं ए फ्रेंड ऑफ योर्स नहीं कहता। तो चूंकि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपने आप को स्पेसिफिक बना दूं, तो यहां पर फ्रेंड से पहले हम ए लगाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसी आर्टिकल में जो दूसरी कैटेगरी है डेफिनेट आर्टिकल की, उसमें सिर्फ एक आर्टिकल यूज होता है, और वो आर्टिकल है THE, दी या दा, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ये फिर से वही साउंड पे डिपेंड करता है कि अगर वावल है तो वावल से पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले हम दा इस्तेमाल करते हैं। The definite article is used in front of a noun when the writer or speaker believes that the reader or listener knows what is being referred to. अगर मैं यहाँ पर दी का इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब यह है कि मैं जिस नाउन से पहले दी यूज कर रहा हूं, तो इस नाउन के बारे में आप पहले से जानते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर हैं, आप रीडर हैं, तो अगर मैं यहां पर किसी नाउन से पहले दी इस्तेमाल करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप पहले से उस नाउन के बारे में जानते हैं, तो वहां पर मैं दी इस्तेमाल करूंगा। दिस माइट बी फॉर ए नंबर ऑफ रीजन वाई दिस शुड बी द केस। तो यहां पर एक दो तीन वजह हैं कि क्यों आपको पहले से पता है इसके बारे में, या आप इसके बारे में जानते हैं उस नाउन के बारे में जिसके साथ मैं दी इस्तेमाल कर रहा हूं। पहली वजह यह है कि आप इसके बारे में जानते हैं, क्यों? इसलिए कि समथिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड प्रीवियसली इज बीइंग मेंशन्ड अगेन। कोई
नाउन जो मैंने पहले मेंशन किया, तो जब मैं पहले मतलब उसको मेंशन कर रहा था, तो अगर आपको याद हो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जब हम फॉर द फर्स्ट टाइम किसी चीज को मेंशन कर रहे हो तो वहां पर हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जब दूसरी मतलब हम उसको मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पहले से पता है कि मैंने किस चीज के बारे में बात की है, तो दूसरे मतलब मेंशन करने के लिए हम फिर दी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल यहाँ पर एक सेंटेंस है, सेंटेंसेस बल्कि 2 सेंटेंसेस हैं। आई बॉट अ बुक ऑन द वे टू कॉलेज, वही सेंटेंस जो पहले हमने वो ए एन के साथ इस्तेमाल किया था, जो हमारे पास इंडिफिनिट आर्टिकल है उसकी यूजेज में हमने पढ़ा कि आई बॉट अ बुक ऑन द वे टू कॉलेज, तो किताब को मैं जब पहली मरतबा यूज करूं तो वहां पर ए बुक इस्तेमाल करता हूं। मैंने कॉलेज जाते हुए रास्ते में एक किताब खरीदी। माई फ्रेंड रैंग मी ऑन मोबाइल फोन, तो मेरे एक दोस्त ने मोबाइल फोन पर मुझे कॉल किया। एंड आई वाज सो डिस्ट्रैक्टेड बाय द कन्वर्सेशन, और उस कन्वर्सेशन या गुफ्तगू से मेरी सोच इतनी ज्यादा उस कन्वर्सेशन की तरफ हो गई दैट आई लेफ्ट द बुक ऑन द बस, कि मैंने वो किताब बस में ही छोड़ दी। तो देखिए इस किताब के बारे में मैं दूसरे मरतबा आपको बता रहा हूं कि मैंने वो रास्ते में जब मैं कॉलेज जा रहा था वो किताब खरीदी थी, तो वो किताब मुझसे बस में मैंने उसको छोड़ दिया, रह गई। तो यहां पर बुक से पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं। तो जब दूसरे मरतबा हम उसको मेंशन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले से उसके बारे में जानते हैं। या द थिंग बीइंग रेफर्ड टू इज यूनिक, कोई ऐसी चीज मैं मेंशन कर रहा हूं जो कायनात में दुनिया में यूनिक है। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट मेड ए स्टेटमेंट लास्ट नाइट, तो प्रेसिडेंट अपने अपने ममालिक के हवाले से, अपने अपने कंट्रीज के हवाले से यूनिक होते हैं। प्रेसिडेंट एक होता है, या फॉर एग्जांपल आप अपने कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, आपका किसी क्लब का कोई प्रेसिडेंट है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई प्रेसिडेंट है या मुल्क का प्रेसिडेंट है, तो आप वो प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक ही होता है, तो इसलिए फिर ये यूनिक बन जाता है। या द पैसिफिक ओशंस, पैसिफिक ओशन सिर्फ एक है, यूनिक है, तो इसलिए उसके साथ हम द पैसिफिक ओशन या द हिमालयाज, द यूनाइटेड नेशंस, तो ये सारी चीजें यूनिक है। तो इन यूनिक चीजों को मेंशन करने के लिए फिर हम दी का इस्तेमाल करते हैं। द थिंग बीइंग रेफर्ड टू इज यूनिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सेंटेंस। इस तरीके से यहां पर मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि अगर हम उसी कॉन्टेक्स्ट को देखें, सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट को देखें, सियाक व सबाक को देखें, तो वहां पर वो चीज यूनिक बन जाती है। मिसाल, लुक एट द बर्ड विद द रेड फेदर्स, उस परिंदे को देखो जिसके सुर्ख पर हैं। तो यहां पर बर्ड जो है ये आम परिंदा है, लेकिन इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट ने उसको यूनिक बना दिया है, क्योंकि ये कोई आम परिंदा नहीं है। मैं आपको उसी परिंदे के बारे में बता रहा हूं जिसके फीदर्स जो हैं, जिसके पर जो हैं वो सुर्ख हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये बर्ड, इस सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट में ये बर्ड जो है ये यूनिक बन गया। और ही इज द फास्टेस्ट बॉय इन द टीम, वो टीम का सबसे तेज तरीन खिलाड़ी है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि जब हमारे पास कोई एडजेक्टिव है या एडवर्ब है जो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में आए, तो यकीनन सुपरलेटिव डिग्री में फिर वो यूनिक बन जाता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर उससे आगे हम दी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल दी का यूजेज है या इस्तेमाल है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी, इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। कहाँ कहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट दो जो एग्जाम्पल्स हैं और यूजेस हैं उसको बयान किए गए हैं। टू रेफर टू जनरल क्लास व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन, जब कोई एडजेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो और वो नाउन पूरे जनरल क्लास की तरफ इशारा करे, तो फिर उससे आगे हम दी या दा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे द पुअर, अब ये पुअर जो है ये एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी सारे गरीब लोग हैं या वो तबका है उसकी तरफ जब इशारा करे तो उससे पहले हम ये डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। या द रिच, द ब्रिटिश, इस तरीके से। या टू रेफर टू ए स्किल विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई मौसीकी का आला और उस आले के साथ बजाने वाले का या गाने वाले का जो स्किल है उसकी तरफ जो इशारा होता है उसके साथ भी ये दी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल, ही कैन प्ले द गिटार, आसिम प्लेज द वायलिन। तो देखिए ये गिटार, वायलिन ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और अगर कोई उसको बजा सकता है
तो इसके साथ फिर हम दी इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। देयर आर अदर यूजेस देन दोज अबव, ये यहाँ पर तो हमने बहुत ही चंद बता दिया है, या यहाँ पर जो हम मेंशन कर रहे थे कि ये चीज़ क्यों यूनिक हो जाती है कि हम उससे आगे दी या दा का इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे और भी इस्तेमाल हैं, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैव बीन मेंशन्ड, सिर्फ यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये आर्टिकल हमारे पास डिटर्मिनर में पहली कैटेगरी है। फिर इसके बाद हमारे पास डिटर्मिनर्स में जो दूसरी कैटेगरी है, यहाँ पर देखिए ये B2 का मतलब है कि डिटर्मिनर का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमारी ये दूसरी किस्म है डिटर्मिनर्स की, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर पॉइंट आउट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिस चीज के बारे में बात की जाती है तो उसकी तरफ इशारा जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के जरिए से किया जाता है। दे आर यूज्ड टू इंडिकेट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू स्पीकर, और जो बात करने वाला होता है उसके हवाले से लोकेशन शो करते हैं उस ऑब्जेक्ट का जिसके बारे में बात होती है। मिसाल, अगर वो चीज बात करने वाले के करीब हो तो वो सिंगुलर के लिए दिस इस्तेमाल करेगा। मिसाल, अगर नजदीक है तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। अगर ये दूर है तो उसके लिए दैट इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये नियर दिस है और जो दूर होता है उसके लिए फिर दैट इस्तेमाल होता है। तो ये दिस और दैट एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स यूज होते हैं, और ये सिंगुलर होते हैं, और दिस नियर होता है और दैट जो होता है ये दूर होता है। फिर इसके जो मुतबादिल प्लूरल हैं, दिस का दीज हैं और दैट का दोज हैं। तो ये दिस, दीज, दैट, दोज ये एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर यूज होते हैं। आसान है, हम बार बार पढ़ के आए हैं प्राइमरी से और हाई स्कूल के लेवल पर के दिस का इस्तेमाल कैसे होता है, दैट का इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एज ए डिटर्मिनर बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से यूज होता है। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि इसको दिस या दैट या दीज या दोस को एज ए डिटर्मिनर कैसे यूज करेंगे और एज ए प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है कि आप लोग ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये दिस और दैट या दीज और दोस ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे या इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको लिखा है कि दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पर देखिए ये बुक से पहले यूज हुआ दिस, तो ये क्या हुआ? ये डिटर्मिनर हुआ, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा है कि जो डिटर्मिनर होते हैं वो डिटर्मिनर नाउन से पहले यूज होते हैं। या मसलन दीज शूज आर माइन। अब यहां पर आप लोगों ने ये देखना है कि शूज जो है ये हमारे पास नाउन है, इससे पहले दीज इस्तेमाल हुआ है, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था। दैट बुक इज माइन, मिसाल ये दूर है तो इसके लिए दैट इस्तेमाल हुआ है। दोज शूज आर माइन, और ये भी दूर है लेकिन प्लूरल है तो दोज इस्तेमाल हुआ है। The same words are also used as demonstrative pronouns। तो जिस तरीके से यहाँ पर इसको हमने एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर यूज किए, इस तरीके से इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में यही अल्फाज होते हैं जो यूज होते हैं। इन ईच केस दे अलाउ द स्पीकर टू प्रोवाइड द सेम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बट इन अ डिफरेंट वे। वहां एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यही मानी और इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, लेकिन उसका तरीका मुख्तलिफ होता है। वो किस तरीके से? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। देखिए अभी आप लोगों ने प्रोनाउन को ज़हन में रखना है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो छोटा सा वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो ये दिस और दैट या दीज और दोज, अगर ये एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब है कि ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुए हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो है ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो, यानी नाउन का इस्तेमाल उनके साथ साथ होता है और ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब यहां पर इस मिसाल को देखिए, दिस बाइक इज माइन, दिस मॉडिफाइज द नाउन बाइक। ये देखिए ये बाइक हमारे पास नाउन है और इससे पहले जो दिस इस्तेमाल हुआ तो नाउन और ये डेमोन्स्ट्रेटिव दोनों इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनर हुआ। लेकिन दिस इज माइन मिसाल के तौर पे उसकी तरफ इशारा करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये बाइक किसका है। कोई कहता है तो मैं कहता हूं कि दिस इज माइन,
اب یہ دس میں نے کس کی جگہ استعمال کیا؟ یہ بائک کے لیے میں نے استعمال کیا، ان کے ساتھ ہم نے ناؤن استعمال نہیں کیا، تو یہاں پر یہ پروناؤن ہوا. تو دس ریپلیسز دا ناؤن فریز مائی بائک، یا مطلب جو بھی ہے صرف ناؤن ہے، بائک ہے، ناؤن فریز نہیں صرف ناؤن ہے، تو یہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں. تو دیکھیے اگر یہ ناؤن کو ریپلیس کرنے کے لیے استعمال ہو جائے تو یہ پروناؤن ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ ناؤن سے پہلے یوز ہو جائے ایڈجیکٹو کی طرح تو یہ پھر ہمارے پاس ڈٹرمنر بن جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس سینٹینس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دیس اور دیٹ یا دیز اور دوز یہ ڈٹرمنر ہیں یا پروناؤن ہیں. اگر یہ ناؤن سے پہلے یوز ہوا ہے تو یہ ڈٹرمنر ہیں، اگر یہ ناؤن کو ریپلیس کرتا ہے تو پھر ناؤن کو ریپلیس کرنے والا جو ورڈ ہوتا ہے وہ پروناؤن ہوتا ہے. تو پھر اس طریقے سے اگر دس دیٹ یا دیز اور دوز نے ناؤن کو ریپلیس کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پروناؤن ہے. تو یہ ہمارے پاس دوسری کیٹیگری ہے ڈٹرمنرز کی جو ڈیمونسٹریٹیوز ہیں اور آسان ہیں فارم کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا اس چیز کے حوالے سے کہ یہ ڈیمونسٹریٹیو ڈٹرمنر ہیں یا یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہیں، اس چیز پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس پر محنت کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری کیٹیگری ہے ڈٹرمنرز کی وہ ہیں پوزیسیوز. Possessive determinants are used to indicate ownership of or association with an item. کسی آئٹم کی اونرشپ یا کسی آئٹم کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ڈٹرمنر یوز ہوتے ہیں اس کو ہم possessive determinants کہتے ہیں. Do not be confused by difference between possessive pronoun and possessive determinants. تو اگر آپ کو یاد ہے کہ اس سے جو پہلے ہم نے سلائیڈ پڑھا ڈیمونسٹریٹیو، اس میں بھی یہی کنفیوژن اسٹوڈنٹس کو ہو سکتا ہے کہ یہ پروناؤن ہے یا ڈٹرمنر ہے. ڈیمونسٹریٹیو میں بالکل اسی طریقے سے یہاں پر پوزیسیو میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس کو زیادہ آسان بناؤں کہ اسٹوڈنٹ کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ پوزیسیو ڈٹرمنر ہے یا یہ پوزیسیو پروناؤن ہے. They both allow speaker to indicate possession but in different way. جس طریقے سے وہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ان کا فنکشن ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ فنکشن مختلف انداز سے دیتے ہیں. وہ کس طریقے سے a possessive pronoun takes the place of a noun. تو جو پروناؤن ہوتا ہے وہ تو ناؤن کی جگہ لیتا ہے، تو اگر possessive pronoun ہے تو اس نے یقیناً ناؤن کی جگہ لے لی ہوگی. and a possessive determiner modifies a noun. اور یہ اگر پوزیسیو ڈٹرمنر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے اور یہ اس نے ناؤن کو موڈیفائی کیا ہے، ناؤن کی معنی میں اس نے اضافہ کیا. اب یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس یہ مکمل طور پہ ایکسکیوز می اچھا یہاں پر دیکھیے ایک مکمل ٹیبل دیا گیا ہے جس میں یہ ہمارے پاس پرسن ہے، یعنی فرسٹ پرسن کے جو پروناؤن ہوتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے جو پروناؤن ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن میں میسکولن اور فیمینن اور نیوٹرل ہوتے ہیں. اس میں جو پوزیسیو پروناؤن ہوتا ہے سنگولر مائن ہوتا ہے اور پلورل اورس ہوتا ہے. اس طریقے سے سیکنڈ پرسن پروناؤن میں یورس دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. تھرڈ پرسن میں میسکولن ہیز اور اس کا جو پلورل ہوتا ہے وہ دیئرس ہوتا ہے. تھرڈ پرسن میں جو فیمینن ہوتا ہے وہ سنگولر ہرس ہوتا ہے اور پلورل چونکہ اگر میسکولن ہو یا فیمینن ہو تو جب پلورل بن جاتے ہیں تو وہ دیئرس ہوتے ہیں. اور اس طرح نیوٹرل بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اٹس ہوتا ہے اور اگر یہ پلورل بن جائے تو یہ دیئرس ہوتے ہیں. تو یہ نیوٹرل میں، فیمینن میں اور میسکولن یہ تینوں کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں پلورل میں، لیکن سنگولر میں یہ مختلف ہوتے ہیں. اور سیکنڈ پرسن ان کا دونوں کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور فرسٹ پرسن دونوں کے مختلف ہوتے ہیں. مائن ہوتا ہے اور یہ اورس ہوتا ہے. اچھا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مائن ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروناؤنس. اور ہیں اور کے ساتھ ہم ایس لگاتے ہیں، یور ہیں ان کے ساتھ ہم یورس لگاتے ہیں، سنگولر یا پلورل دونوں کے لیے. وہ جو آپ لوگوں نے لکھا ہوگا کہ یورس اوبیڈینٹلی، تو یہ والا یورس ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر یہ پلورل کے لیے ہو تو پھر یہ تو چونکہ سنگولر اور پلورل یو اور یو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں تو اس لیے سنگولر پلورل دونوں کے ایک ہیں. پھر اس طرح میسکولن میں یہاں پر ہم مزید ایس کا اضافہ نہیں کر سکتے. جس طرح یور کے ساتھ ہم نے یورس لگایا ہے, اور کے ساتھ ہم نے اورس لگایا ہے, تو ہز کے ساتھ ایک ایس تو آلریڈی آخر میں آیا ہے, اس کے ساتھ ہم مزید دوسرا ایس استعمال نہیں کر سکتے, تو اس لیے یہ ہز وہی ہز ہی رہ جاتا ہے. اور یہاں پر دیئر دیکھیں, دیئر کے ساتھ بھی ہم نے ایس لگایا ہے. ہر جو ہے ہر کے ساتھ بھی ہرس دیئرس وہی ہیں. اور یہ ہز اور اٹس میں یہ بات ہے کہ ان کے آخر میں پہلے سے ایس آیا ہوا ہے, تو اس لیے ایک دوسرا ایس کا اضافہ کرنا یہ انتہائی اس کو آکورڈ بنا دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پروناؤن ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو متعلقہ ڈٹرمنرز ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلا جو فرسٹ پرسن پروناؤن ہوتا ہے ان کا جو ڈٹرمنر یوز ہوتا ہے پوزیسیو ڈٹرمنر وہ مئی ہوتا ہے سنگولر میں, پلورل میں اور ہوتا ہے. یور یور دونوں کا ایک ہے. ہز اور ہر اور اٹس یہ ان کے اس میں ہیں تھرڈ پرسن میسکولن میں, فیمینن میں اور نیوٹرل میں. اور اس کے جو پلورل ہیں دیئر وہ تینوں کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پلورل ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پوزیسیو ڈٹرمنر ہیں یہ پوزیسیو پروناؤن سے کیسے مختلف ہوتے ہیں. یہاں پر میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو بتا دی ہے مائی اور مائن کا. یہ ایگزامپل ہم ہر ایک یہ اس طرف جو ہمارے پاس پوزیسیو پروناؤن ہے اور اس طرف ہمارے پاس جو پوزیسیو ڈٹرمنر ہیں یہی ایگزامپل اس پر لاگو ہو سکتا ہے. مثلا ڈٹرمنر میں دیٹ از مائی بائک, تو یہ بائک کیا ہے, ناؤن ہے. ناؤن سے پہلے میں نے مائی لگایا, دیٹ از مائی بائک, تو مائی کیا کرتا ہے, یہ ناؤن بائک کو موڈیفائی کرتا ہے, تو یہ کیا ہوا, یہ ڈٹرمنر ہوا. لیکن دیٹ بائک از مائن, یہ بائک جو ہے یہ میرا ہے, تو مائن نے بائک کو ریپلیس کیا ہے. مائن ریپلیسز ناؤن فریز مائی بائک, تو پھر دیٹ بائک از مائی بائک. بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ دیٹ بائک از مائی بائک, ہم یہ کہتے ہیں دیٹ بائک از مائن. تو مائی بائک کو مائن کے ذریعے سے جو ریپلیس کیا گیا ہے تو یہاں پر یہ کیا ہوا, پروناؤن ہوا. اس طریقے سے یور پر, ہز پر, ہرس پر اور اٹس پر اور اس کے جو پلورل ہیں اس میں بھی یوز ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس عام طور پہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ آئی, مائی, می, وی اور اس, دے, دیئر, دیم, اس میں یہ جو پوزیسیو ہم پڑھتے ہیں مثلا مائی ہیں یا فار ایگزامپل اور ہیں, یور ہیں, ہز ہیں وغیرہ, یہ جتنے بھی یہ ڈٹرمنر ہوتے ہیں. اور اس کا جو متبادل پروناؤن ہوتا ہے وہ یہاں پر یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عموماً ایس استعمال ہوتے ہیں. صرف مائن مختلف ہیں, ہز اور اٹس مختلف ہیں. تو یہ ہمارے پاس پوزیسیو ڈٹرمنر ہیں. آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے کہ کہاں پر یہ پوزیسیو ایز اے ڈٹرمنر یوز ہوتا ہے اور کہاں پر پوزیسیو ایز اے پروناؤن یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اس ڈٹرمنرز کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں جو چوتھی کیٹیگری ہیں وہ ہے ہمارے پاس کوانٹیفائرز کی, یعنی جو کوانٹیٹی ہم کو شو کر رہا ہوتا ہے. کوانٹیفائرز آر ورڈز یوزڈ ٹو گیو این اپروکسیمیشن آف این اماؤنٹ آف سم تھنگ. کسی چیز کی جو اماؤنٹ کوانٹیٹی ہوتی ہے اس کی اپروکسیمیشن ہم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تقریباً اتنا کچھ ہوگا. یعنی ایگزیکٹ کوانٹیٹی تو نہیں ہوتی. ایگزیکٹ کوانٹیٹی کے لیے پھر ہم نمبر یوز کرتے ہیں جو کہ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن اپروکسیمیشن آف این اماؤنٹ شو کر رہا ہوتا ہے. There are several classes of quantifiers. اچھا, quantifiers بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں اور جو مختلف معنوں میں یوز ہوتے ہیں. یہاں پر یہ quantifiers کی قسمیں بتائی گئی ہیں, یہاں پر اس کا استعمال بتایا گیا ہے اور یہاں پر یہ اس کے ایگزامپل ہیں. مثلا ہمارے پاس quantifier ہے a lot of. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت زیادہ استعمال کیا ہوگا. یہ a lot of ایز اے ڈٹرمنر یوز ہوتا ہے, اور ڈٹرمنر میں کون سا ڈٹرمنر, quantifier. اس طریقے سے all, any, double, enough, half, less, more, most, much,
नो, सम, ये सम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अलॉट ऑफ, एनफ वगैरह, यानी सारे इस्तेमाल होते हैं, मोर भी इस्तेमाल होता है, मोस्ट भी इस्तेमाल होता है, मच। तो ये सारे जितने भी इस्तेमाल होते हैं, हम जो डेली लाइफ में इंग्लिश का इस्तेमाल करके इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये नाउन के साथ होते हैं। तो नाउन के साथ जो हमें ये इस तरह की अमाउंट की अप्रोक्सीमेशन बता दे, तो ये कौन से डिटर्मिनर हो गए? ये क्वांटिफायर्स हो गए। ये कहां पर इस्तेमाल होती है? यूज विद काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल। ये ऐसे हैं कि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। मसलन वी वेंट टू अ लॉट ऑफ ट्रबल टू डू दैट, ये काम करने के लिए हमें बहुत सारी तकलीफ से गुजरना पड़ा। तो ट्रबल जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ हमने अ लॉट ऑफ यूज किया है। आई ओनली वांट हाफ ए पीच प्लीज, या आई हैड नो ट्रबल completing the assignment but Iqbal had some, दो क्वांटिफायर यहाँ पर यूज हुए हैं। आई हैव स्पेंट ऑल माई मनी, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वांटिफायर्स यहाँ पर यूज हुए हैं, ये ट्रबल से पहले इस्तेमाल हुआ है, पीच से पहले इस्तेमाल हुआ है, ट्रबल से पहले इस्तेमाल हुआ है, ये सम भी उसी ट्रबल के लिए यूज हुआ है, मनी के लिए ऑल इस्तेमाल हुआ है, और स्टूडेंट के लिए ऑल इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे नाउन है, और नाउन से पहले इस्तेमाल होने वाला जो उसको स्पेसिफिक बनाए वो हमारे लिए डिटर्मिनर होता है, और ये क्वांटिटी को भी शो करा होता है, तो इसलिए ये क्वांटिफायर्स हैं। फिर इसके बाद क्वांटिफायर्स की जो दूसरी क्लास है, बोथ, ईच, आइदर एंड एवरी, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। काउंटेबल जो होते हैं, बोथ यानी दो, या ईच, आइदर, एवरी, ये जो काउंटेबल होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। बोथ वर लेट, ईच स्टूडेंट पास द एग्जाम, एवरी स्टूडेंट पास द एग्जाम, बोथ ऑफ द अबव एग्जाम्पल, ये ईच और एवरी मीन द सेम एज ऑल। इसका मतलब ये ईच का और एवरी का मतलब है ऑल स्टूडेंट पास द एग्जाम, दोनों के लिए इस्तेमाल। तो यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट जो है हमारे पास काउंटेबल हैं, या फॉर एग्जांपल बोथ जो है यहाँ पर बोथ द स्टूडेंट्स वर लेट, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई, बोथ द स्टूडेंट्स वर लेट के उसके साथ जो नाउन है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ। बोथ द स्टूडेंट्स वर लेट, तो स्टूडेंट्स के लिए जो बोथ इस्तेमाल होता है, ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं, तो इनके साथ जो इस्तेमाल होता है काउंटेबल के साथ, ये वो क्वांटिफायर्स हैं। फिर इसके बाद अ लिटल या नट मच, या इसके साथ और भी मुख्तलिफ किस्म के क्वांटिफायर्स हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। मसलन आई वुड लाइक जस्ट अ लिटिल शुगर प्लीज, तो शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, तो उसके लिए अ लिटिल यूज हुआ है। नट मच राइस फॉर मी प्लीज, राइस जो है ये भी अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए नट मच यूज हुआ है। Note that numbers can sometimes be used as quantifiers. अच्छा, ये numbers जो है, numbers हम ये अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नंबर जो है वो हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताती है, और वो भी डिटर्मिनर्स के तौर पे यूज होते हैं। तो इसमें कभी कभार नंबर एज ए क्वांटिफायर यूज होते हैं। दिस इज वेयर ए लार्ज नंबर इज यूज टू गिव एन अप्रोक्सीमेशन, बहुत ज्यादा तादाद होती है, तो इसमें जब हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें फिर हम ये नंबर का यूज करते हैं। मिसाल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइन्ड द स्ट्रीट टू वेलकम द टीम होम, जब टीम अपने मुल्क में वापस आ रही थी तो लोग गलियों में, हजारों की तादाद में लोग गलियों में खड़े हुए थे। तो हजारों का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वाकई 1000 या 2000 या 3000 थे, इसका मतलब है कि बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये 1000 जो है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको नहीं बताती, बल्कि ये आपको अप्रोक्सीमेशन बताता है कि बहुत ज्यादा लोग थे। तो बजाहिर तो ये 1000 जो है ये नंबर है, लेकिन यहां पर ये नंबर के तौर पे यूज नहीं हुआ है, बल्कि क्वांटिफायर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ हमको एक अंदाजा देता है कि कोई चीज ज्यादा है या कम है, अमाउंट की या क्वांटिटी की कम या ज्यादा होने की जो अप्रोक्सीमेशन होती है वो क्वांटिफायर बता रहे होते हैं। और ये क्वांटिफायर्स जो हैं ये भी डिटर्मिनर की एक कैटेगरी है। फिर इसके बाद हमारे पास नंबर हैं क्वांटिफायर के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड, जो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन ये हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताते हैं। अभी एग्जैक्ट क्वांटिटी बताने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, दो किस्म के नंबर्स होते हैं, एक को कार्डिनल्स कहते हैं, एक को ऑर्डिनल्स कहते हैं। जो कार्डिनल्स होते हैं ये काउंट टू एन एग्जैक्ट टोटल, मसलन 1 एग्जैक्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
जितना भी हम आगे जाएंगे तो ये जो एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको बताते हैं, एग्जैक्ट टोटल आपको बताता है, इस नंबर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है, वो क्या है, वो है कार्डिनल नंबर्स। और इसका जो मुतबादिल होता है वो होता है ऑर्डिनल नंबर, और ये इंडिकेट पोजीशन इन ए सीक्वेंस, मसलन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, इस तरह। अब इसका जो मतलब ये कोरिस्पॉन्डिंग होता है, मसलन 1 का फर्स्ट होता है, ये मुख्तलिफ होता है, 2 का जो होता है ये सेकंड होता है, ये भी मुख्तलिफ होता है, 3 का थर्ड ये भी मुख्तलिफ होता है, 4 का हम क्या लगाते हैं, TH लगाते हैं, फोर्थ, 5 का हम फिफ्थ लगा देते हैं, 6 का हम सिक्स्थ, 7 का सेवंथ। तो देखिए ये जितने भी कार्डिनल्स हैं उनके कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्डिनल्स नंबर हम TH से लगाते हैं, मां सिवाय ये 3 जो इब्तिदा में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है। ऑर्डिनल नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्डिनल नंबर्स बाय एडिंग TH टू द नंबर एक्सेप्ट फॉर 1 का जो होता है वो फर्स्ट होता है, 2 का सेकंड होता है, और 3 का थर्ड होता है। और इसके बाद एंड एनी नंबर कंटेनिंग देम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी ऐसा नंबर हो जो इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए तो उनके साथ फिर 1, 2, 3 आए तो उनके साथ हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूज करते हैं। बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ हम TH इस्तेमाल करते हैं, मसलन 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, so on and so forth. There are 11 people, ये एग्जाम्पल है, there are 11 people in a hockey team। तो ये 11 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्डिनल है। There are 11 people in a hockey team, hockey team में 11 लोग हैं या 11 लोग होते हैं। He came 11th in the race, वो रेस में 11वें नंबर पे आया, तो उसी 11 का जो है 11th। तो देखिए यहां पर ये एज ए कार्डिनल नंबर यूज हुआ, और पीपल के लिए 11 पीपल, सिर्फ पीपल नाउन है, कितने पीपल है, 11, एग्जैक्ट क्वांटिटी। तो ये नंबर का जो डिटर्मिनर है ये इस तरीके से एज ए कार्डिनल यूज हुआ है। और इस तरीके से ही केम 11th इन द रेस, तो 11th किसकी पोजीशन है, ही की पोजीशन है, तो ये भी एज एन ऑर्डिनल नंबर यूज होता है जो इस ही के लिए यूज हुआ है। द वर्ड लास्ट फंक्शन इज एन ऑर्डिनल, ये लास्ट जो है इसको थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए था, लास्ट इंपॉर्टेंट है। द वर्ड लास्ट फंक्शन इज एन ऑर्डिनल नंबर बट हैज नो कार्डिनल इक्विवेलेंट। देखिए ये यहां पर मैंने आपको बता दिए कि जितने भी ऑर्डिनल होते हैं उनके इक्विवेलेंट कार्डिनल नंबर होते हैं, मसलन 1 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड, 4th, 5th वगैरह। लेकिन आखिरी जो होता है उसके लिए हम इंग्लिश में लास्ट बोलते हैं। तो लास्ट तो सीक्वेंस में ये एज ए ऑर्डिनल यूज होता है, लेकिन उसका जो मुतबादिल कार्डिनल है वो कोई नहीं है। He came last in the race, वो रेस में लास्ट आया, तो ये रेस में लास्ट जो वर्ड यूज होता है लास्ट, इसका मुतबादिल कार्डिनल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी कार्डिनल्स हैं, जितने भी ऑर्डिनल्स हैं, एज ए नंबर यूज होते हैं जो हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताते हैं, और ये एक कैटेगरी है डिटर्मिनर्स की। फिर इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। Distributive determinants are used to talk about how a group of people I think is divided or shared। जिस तरीके से ये नाम से ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूटिव कि किस तरीके से उसको तकसीम किया गया है, तो 2 बंदों का ग्रोह है या 3 का या 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो फिर ये सारी चीज़ें हमको यही चीज़ें बताती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। ऑल, एवरी पर्सन और थिंग इन ए ग्रुप ऑफ 3 और मोर। ऑल जो होता है ये हम ग्रुप ऑफ 3 या इनसे ज्यादा जो होते हैं उनमें से जब हमारा मकसद कि ये हर एक शख्स या उस ग्रुप में हर एक चीज पर अप्लाई होता है तो वहां पर हम ऑल इस्तेमाल करते हैं। मसलन ही इज अटेम्प्टिंग ऑल 3 पेपर्स, वो तीनों पेपर अटेम्प्ट करने जा रहा है, तो पेपर्स जो हैं उसके लिए ऑल इस्तेमाल हुआ है। 3 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, 5 पेपर्स हैं, ये तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सारे पेपर्स
अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये ऑल जो है पेपर्स के लिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के ऐसी बात नहीं है कि एक पेपर को वो अटेम्प्ट कर रहे हैं दूसरे को नहीं, बल्कि सारे पेपर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये ऑल ने जितने भी 3 है 4 है 5 है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सारों को उन्होंने अटेम्प्ट करना है। एवरीवन, ऑल पीपल इन ग्रुप, ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। एवरीवन स्टूड फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए हर कोई खड़ा हो गया। तो हर कोई, जितने भी लोग थे 10 थे 20 थे 100 थे 200 थे, जितने भी थे, हर कोई प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ। तो ये एवरीवन जो है वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है कि हर कोई उसके लिए खड़ा हुआ। या बोथ, एवरी पर्सन आर थिंग इन अ ग्रुप ऑफ 2, बोथ ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से दोनों, वन द मेडल्स, दोनों ने मेडल्स जीते, यानी मतलब एक ने जीता दूसरे ने भी जीता, मेडल्स जीते, तो दोनों पे उसने इस चीज को तकसीम किया। एवरी ने पर्सन्स पर, एवरी पर्सन मसलन अगर हम कहें एवरी पर्सन स्टूड फॉर द प्रेसिडेंट, तो इस तरीके से फिर ये इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये पर्सन के लिए एवरी जो होता है फिर ये क्या हो जाता है, ये डिटर्मिनर बन जाता है। इस तरीके से और भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्में, मसलन आइदर हैं, नाइदर हैं, ईच एटसेट्रा और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स यूज्ड इन डिफरेंट मीनिंग्स, ये फिर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होते हैं। मसलन आइदर में जो ऑप्शन आ जाता है कि कोई एक करेगा या दूसरा करेगा, या एक नहीं करेगा दूसरा नहीं करेगा। नाइदर फिर नफ़ी के मानों में इस्तेमाल होता है। एच भी इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि एक इंडिविजुअली जो ग्रुप के हर एक बंदे की तरफ इशारा होता है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं और डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स की इस डिस्कशन में हमारे पास आखिरी कैटेगरी है इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स determiners are used to gather more information about the noun in question। तो ये नाउन के मुतालिक जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हैं, और साथ साथ जिस तरह इस नाम से जाहिर है कि ये इंट्रोगेटिव्स होते हैं, इसके ज़रिए से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। मसलन यहाँ पर हमारे पास ये विच, व्हाट एंड हुज, ये इंट्रोगेटिव्स हैं, और ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। विच जो होता है यूज टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट ए स्पेसिफिक ग्रुप, ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप के मुतालिक क्वेश्चन भी पूछता है और ये नाउन के मुतालिक आपको बताता है। तो यहाँ पर उसका जो एग्जाम्पल है, विच फूड डू यू प्रेफर, तो यहाँ पर देखिए आप किस फूड को प्रेफर करते हैं, किस फूड को आप तरजीह देते हैं। तो यहाँ पर इस फूड के साथ जो चीज़ इस्तेमाल हुई है वो विच, और ये विच जो है यहाँ पर ये एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ है, और इसके ज़रिए से हमने क्वेश्चन भी पूछा है। तो यहाँ इस सेंटेंस में विच फूड डू यू प्रेफर, किस खाने को आप तरजीह देते हैं, तो इसमें ये विच जो है ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है। या विच रीजन ऑफ पाकिस्तान, विच रीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैव यू विजिटेड, आप पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों को देख चुके हैं या उसकी सैर आप कर चुके हैं। तो रीजन्स के लिए यहाँ पर विच का जो डिटर्मिनर है वो यूज हुआ है, और उसके ज़रिए से हमने क्वेश्चन भी पूछा है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं। फिर इसके बाद व्हाट, वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इन जनरल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हाट कॉलेज डिड यू अटेंड, आपने किस कॉलेज में पढ़ा है, या यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, जो भी हो। तो यहाँ पर इस कॉलेज, ये जो हमारे पास नाउन है उसके लिए हमने व्हाट इस्तेमाल किया, और क्वेश्चन भी इसके ज़रिए से पूछा है, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है। और व्हाट टाइम विल यू अराइव, तुम किस टाइम पहुंचोगे, तो यहाँ पर ये टाइम हमारे पास नाउन है और इसके साथ हमने व्हाट इस्तेमाल किया है, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्वेश्चन के ज़रिए से, और हम इसको नाउन के साथ जब लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक डिटर्मिनर है, और इसके ज़रिए से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है। फिर इसके बाद हमारे पास ये हुज भी इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर के तौर पे यूज होता है, यूज टू आस्क अबाउट पोजीशन और एसोसिएशन, किसी चीज़ के साथ एसोसिएशन या उसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए जो क्वेश्चन हम पूछते हैं जिस वर्ड के ज़रिए से, वो हुज है। मसलन हुज ब्रदर इज दैट, वो बाई किसका है, तो ये ब्रदर की तरफ ये ब्रदर के साथ जो हुज इस्तेमाल हुआ है उसके ज़रिए से क्वेश्चन भी पूछा गया है। या हुज कीज आर दीज, ये चाबियाँ किसकी है, तो ये हुज जो है ये कीज के साथ इस्तेमाल हुए हैं, तो कीज के साथ इस्तेमाल हुआ है।
تو یہ whose keys are these میں whose جو ہے یہ ہمارے پاس انٹراگیٹیو ڈٹرمنر، کیونکہ ہم نے کویسچن بھی ان کے ذریعے سے پوچھا ہے، اور یہ کیز کے لیے یا برادر کے لیے یہ whose یہاں پر ایز اے ڈٹرمنر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ اس کے معنی میں مزید اضافہ کرتے ہیں. اس طرح یہاں پر ورڈ کو دیکھیں، یہ ٹائم کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور ٹائم کے معنوں میں مزید اضافہ بھی کرتے ہیں اور کویسچن بھی پوچھا جاتا ہے اس کے ذریعے سے. کالج کے ساتھ بھی ایسا ہی، ریجنز کے ساتھ وچ استعمال ہوا ہے اور فوڈ کے ساتھ وچ استعمال ہوا ہے. جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ڈٹرمنرز جو ہیں کبھی کبھار اسٹوڈنٹ ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈٹرمنر ہیں یا پروناؤن ہیں. تو یہاں پر انٹراگیٹیو میں بھی اسٹوڈنٹس کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ ڈٹرمنر ہیں یا یہ پروناؤن ہیں. ریممبر دا ڈفرنس بٹوین دا یوز آف ورڈز از پروناؤن اینڈ ڈٹرمنرز. They both allow a speaker to seek information but in a different way. دونوں یہ پروناؤن اور ڈٹرمنر یہ اسپیکر کو اس بات کے لیے الاؤ کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن حاصل کرے، لیکن یہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. وہ کس طرح سے مختلف ہیں؟ An interrogative pronoun takes place of a noun. جو پروناؤن ہوتا ہے وہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ناؤن کا متبادل ہوتا ہے پروناؤن. لیکن an interrogative determiner modifies a noun. یہ ناؤن کی معنوں میں اضافہ کرتے ہیں، یہ اس کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا. یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ فوڈ یا ریجنز یا کالج یا ٹائم یا برادر کیز کو ہم نے ریپلیس نہیں کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ، بلکہ ان کے معنوں میں مزید اضافہ کیا ہے. اس کے معنوں میں ایکسٹرا انفارمیشن ان کے ساتھ ہمیں دی گئی ہے اور کویسچن بھی پوچھا گیا ہے. یہاں پر ایک اور ایگزامپل ہیں جس میں وہی چیز یعنی وچ اس کو ڈٹرمنر کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور پروناؤن کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے. وچ بک از یور فیورٹ؟ کون سی کتاب آپ کی فیورٹ ہے، آپ کی پسندیدہ ہے؟ تو وچ موڈیفائز دی ناؤن بک. یہاں پر بک کو موڈیفائی کرنے کے لیے وچ استعمال ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے یہاں پر اس کو استعمال کیا تھا. وچ از یور فیورٹ بک. تو یہاں پر دیکھیں یہ وچ یہ بک کا متبادل یا بک کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور کویسچن بھی پوچھا گیا ہے. تو یہ یہاں پر پروناؤن ہے جو بک کا متبادل ہے، جو بک کے جگہ پہ ان پلیس آف اے ناؤن جو یہ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ جس طریقے سے ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتے ہیں، پھر ورب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ یہاں پر ہمارے پاس جو مطلب سینٹینس کی مختلف ٹائپس ہیں، کمپلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ایڈوربیل بھی ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کی جو یہاں پر یہ کمپلیمنٹ ہے. تو وچ از یور فیورٹ بک، وچ از یور فیورٹ بک یہاں پر یہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے اس بک کے ساتھ. یہاں پر وچ یہ ہمارا ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، یوز ہوا ہے. تو یہاں پر یہ بطور سبجیکٹ ناؤن کا متبادل استعمال ہوا ہے. تو وچ ریپلیسز دا نیم آف دا بک، یہ بک کی جگہ کو یا بک کے نام کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے. تو جس طریقے سے ہمارے پاس اور بھی ڈٹرمنرز ہیں جو پروناؤن کے ساتھ اس کو کبھی کبھار اسٹوڈنٹ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ یہ پروناؤن ہے یا ڈٹرمنر ہیں. تو اسی طریقے سے انٹراگیٹیو میں بھی تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ناؤن کا متبادل ہے. اگر ناؤن کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو یہ پروناؤن ہوا ہے، لیکن اگر وہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوا اور ناؤن کے معنوں میں مزید اضافہ کرتا ہے، جس طریقے سے میں نے کلاس کے سٹارٹ میں بھی بتا دیا تھا کہ ڈٹرمنرز کا جو کام ہوتا ہے یہ ایجیٹیوز کی طرح ہوتا ہے کہ یہ ناؤن کی معنوں میں اضافہ کرتے ہیں، ناؤن کی معنوں میں ناؤن کے ساتھ ناؤن کے متعلق ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں. تو پھر اس طریقے سے اگر ہمارے پاس یہ ڈٹرمنر یوز ہو جائے تو پھر وہ ڈٹرمنر اس جگہ پر کہلاتا ہے. تو آج کے کلاس میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اوورویو بتا دوں کہ ہم نے ڈٹرمنر کو ڈسکس کیا کہ ڈٹرمنر کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ڈٹرمنر کے مختلف ٹائپس پڑھے، مختلف قسمیں پڑھی. اس میں آرٹیکلز بھی ہمارے پاس ڈٹرمنرز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ڈیمونسٹریٹیوز بھی دس دیٹ دیز دوز یہ ڈٹرمنرز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پوزیسیو ہیں، جو مختلف پوزیسیو وہ جو ہم پروناؤنز بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پوزیسیو پروناؤنز، اور یہ اس کو پوزیسیو ڈٹرمنرز بھی یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کوانٹیفائرز، جو کوانٹیفائرز وہ ہوتے ہیں جو ہم کو ایک اپروکسیمیشن بتاتے ہیں کسی چیز کی کوانٹٹی کے حوالے سے. تو
یہ کوانٹیفائرز بھی ایز اے ڈٹرمنر یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نمبر جو ہم کو ایگزیکٹ نمبر بتاتے ہیں, تعداد بتاتے ہیں, کوانٹٹی بتاتے ہیں جس میں کارڈینل اور آرڈینل دو قسم کے نمبرز ہوتے ہیں, یہ بھی ڈٹرمنرز کے طور پہ ہم نے ڈسکس کیے. پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیو اور آخر میں پھر ہم نے انٹراگیٹیوز کو ڈسکس کیا. تو میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر ریمائنڈ کرتا جاؤں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز سبسکرائب کیجیے. تھینکس فار واچنگ. دی نیکسٹ ٹاپک آف دا ڈسکشن ول بی موڈیفائرس. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.